Welcome to Prahlad Goel physics classes. So in this class, we will discuss insertion of dielectric in the space between the plates of capacitor. तो मान लो जैसे कोई एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज क्यू दिया हुआ है एंड वी आर इंसर्टिंग dielectric in the space between the plates of capacitor. देखो when we insert the dielectric between the plates, तो इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है. एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction acts on dielectric. अब ये फोर्स क्यों लगता है, देखो सपोज अभी डाइलेक्ट्रिक इसमें हमने इंसर्ट नहीं करी है, तो व्हेन वी गिव चार्ज टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो ये चार्ज इसके अंदर वाले सरफेस पे होता है. And an electric field is set up between the plates of capacitor. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है अभी, and electric field is from positive to negative plate. Inside the plates, well inside the plates, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑलमोस्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन होते हैं, यानी इन बिटवीन द प्लेट्स. तो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, बट नियर द एज ऑफ द प्लेट्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ऐसे बल्ज आउट कर जाते हैं इस तरह से. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होता है, लाइक दिस. तो इसको बोलते हैं अभी फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मतलब जो एजेस हैं, जो एंड्स हैं, तो एजेस पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बल्ज आउट कर जाते हैं. It does not remain in straight line as in between the plates. इसको बोलते हैं end effect, due to end effect. So due to end effect, the electric field lines bulge out at the ends. ठीक है भी. तो फिर इसकी वजह से क्या होता है भी, तो now when we insert the dielectric, suppose now we insert the dielectric, so we know that charges are induced on dielectric. तो पॉजिटिव प्लेट के पास का जो सरफेस है डाइलेक्ट्रिक का, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, और नेगेटिव प्लेट के पास का जो सरफेस है डाइलेक्ट्रिक का,
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब जो ये नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज है और जो ये पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज है, अब जो ये प्लेट्स हैं भी, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, तो देखो इनकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। इफ यू ड्रा द टेंजेंट ऑन दिस फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। और ये जो नेगेटिव चार्ज है डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, जो नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज है, इसके ऊपर फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा, और वो फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो फिर ऐसे एक फोर्स आएगा से F1। और सिमिलरली जो ये पॉजिटिव चार्जेज हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेज हैं, तो फिर इन पॉजिटिव चार्जेस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा। सो दिस इज आल्सो F1। अब ये जो F1 है, ये एंगल पे लग रही है अभी कुछ। इनके अगर हम कंपोनेंट्स करें F1 के, तो एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, और ऐसे यहाँ पे भी कंपोनेंट करें F1 के, तो एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। तो ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, और ये वाले कंपोनेंट दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इन दिस वे जो डाइलेक्ट्रिक है, इसके ऊपर एक नेट फोर्स आएगा टुवर्ड्स इनसाइड डायरेक्शन। इनका जो रिजल्टेंट आएगा, तो नेट फोर्स इस तरफ आएगा। ठीक है जी। So an electrostatic force of attraction acts on the dielectric when we insert dielectric dielectric in the space between plates of capacitor. अब ये फोर्स कितना आएगा भी, और ये हम फोर्स कैसे निकालते हैं, सो दैट वी डिस्कस इन एडवांस क्लास। तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। तो अब देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से फिर जो बाकी क्वांटिटीज हैं लाइक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, तो इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और इसमें हम दो केस लेंगे कि व्हेन वी इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक अंडर टू कंडीशंस। इन वन कंडीशन battery remains connected and in second condition battery is disconnected। ठीक है। तो फर्स्ट केस है भी, सपोज हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है, अभी इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, सपोज हमने इसको किसी बैटरी से चार्ज किया, प्लेट्स के बीच सेपरेशन है मान लो D, एरिया A, तो इसकी
कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, and we connect a battery across it. Battery of potential V, हमने इसको चार्ज किया तो मान लो इस पे चार्ज आ जाता है Q, इस पे माइनस Q, तो अभी Q की वैल्यू होगी C इंटू V। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो होगी हाफ CV² या फिर Q² अपॉन 2C भी लिख सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा V अपॉन D। Now suppose we insert the dielectric between the plates, और केस 1 है when battery remains connected. Suppose battery remains connected. Suppose we insert a dielectric of dielectric constant K, battery remains connected. तो इसमें देखो अगर बैटरी अगर कनेक्टेड रहती है तो फिर बैटरी इसके पोटेंशियल को मेंटेन करके रखेगी। So battery will maintain the potential of capacitor. So battery will maintain the potential of capacitor. तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वो सेम रहेगा भी, ठीक है। सो पोटेंशियल रिमेन्स सेम। सो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर रिमेन्स सेम। लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो तो K टाइम्स हो जाएगी। तो न्यू कैपेसिटेंस इज सपोज C प्राइम, तो C प्राइम आ जाएगा K टाइम्स C, बिकॉज न्यू कैपेसिटेंस विल बी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो स्पेस वही है प्लेट्स के बीच में, एरिया भी वही है प्लेट्स का। तो हमने डाइलेक्ट्रिक अगर डाल दी तो फिर न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगी KC। पोटेंशियल अगर वही है तो फिर जो चार्ज होगा, चार्ज का फॉर्मूला होता है भी CV, तो KC इंटू V। तो पहले चार्ज CV था यानी Q था, और अब चार्ज हो गया K इंटू CV। तो अब जो चार्ज है वो K टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो चार्ज होएगा अंदर वाले सरफेस पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे Q प्राइम हो जाएगा और यहाँ पे माइनस Q प्राइम, ठीक है भी। तो चार्ज विल इंक्रीज। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो भी V सेम है, D सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा क्योंकि V सेम है भी। As V remains
सेम, तो V सेम है, D भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा। अच्छा, लेकिन हमने जो पहले पढ़ा था, अभी पहले हमने ये पढ़ा था कि जब हम प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम हो जाता है। हमने ये पहले पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रह रहा है, तो ऐसा क्यों भी? तो देखो, यहाँ पे हमने जो पढ़ा था पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 1/k टाइम्स, वो तब था जब प्लेट्स पे चार्ज सेम है, यानी जब Q की वैल्यू सेम है प्लेट्स पे। ठीक है, प्लेट्स पे अगर चार्ज सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे चार्ज सेम नहीं है प्लेट्स पे, हियर चार्ज हैज आल्सो इंक्रीज्ड। पहले चार्ज अगर Q था, अब चार्ज Q प्राइम हो गया। अगर चार्ज Q सेम रहता फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम हो जाता, लेकिन अब क्योंकि बैटरी पोटेंशियल मेंटेन करके रखेगी तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करेगा बैटरी से और फाइनल चार्ज कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो फिर अब ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा वो फिर हम पोटेंशियल से निकाल के देखेंगे। अब क्योंकि V सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो पोटेंशियल एनर्जी है भी कैपेसिटर की, वो कितनी हो जाएगी? तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो U प्राइम हो गई है, तो उसके लिए अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करें 12CV², तो C की वैल्यू C प्राइम हो गई, तो फिर आ जाएगा K टाइम्स 12CV², यानी K टाइम्स U। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस। अच्छा, इसमें एक चीज देखो भी, जैसे पहले प्लेट्स पे चार्ज +Q था, Q था, अब Q प्राइम आ गया, तो Q प्राइम है K×Q, यानी चार्ज बढ़ गया। तो अगर चार्ज बढ़ गया प्लेट्स के ऊपर पहले से, इसका मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी से फ्लो किया होगा। तो इसका मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी से फ्लो किया होगा, सपोज ΔQ। तो ΔQ कितना हो जाएगा? तो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोन फ्रॉम बैटरी, तो ये हो जाएगा ΔQ, ये होगा फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज Q था और फाइनल Q प्राइम आ गया, और Q प्राइम की वैल्यू KQ, तो फिर आ जाएगा भी K-1 इंटू Q। तो इतना चार्ज फ्लो करेगा बैटरी से। तो जब बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा तो फिर बैटरी वर्क भी करेगी। तो कितना वर्क करेगी बैटरी? तो वर्क डन बाय बैटरी होता है ΔQ×V, तो आ जाएगा K-1 इंटू QV, और Q की वैल्यू पुट कर दें अगर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर?
इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो वो होगा सपोज डेल्टा यू, दैट इज यू प्राइम माइनस यू, यू प्राइम की वैल्यू के यू, तो यह आ जाएगा के माइनस वन इंटू यू, और यू की वैल्यू हाफ सी वी स्क्वायर, so we see that increase in energy of capacitor delta u is half of wb, so delta u is half of wb, तो इसका मतलब ये है कि बैटरी ने जो वर्क किया उसका हाफ तो चला गया अभी कैपेसिटर में, तो फिर बाकी हाफ कहाँ गया? ठीक है भैया, क्वेश्चन ये है कि बैटरी ने जो भी वर्क किया उसका हाफ तो चला गया कैपेसिटर में, जिससे कि कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ गई, और बाकी हाफ कहाँ गया? वेयर हैज द रिमेनिंग हाफ गॉन? तो इसका क्या आंसर होगा? तो बाकी हाफ एनर्जी कहाँ गई? ठीक है, तो देखो जो बाकी हाफ एनर्जी होगी, हमने डिस्कस किया था कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं प्लेट्स के बीच में, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक स्लोली, तो फिर कितना ही फोर्स हमें इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, इफ वी वांट टू इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक स्लोली, तो फिर इतना ही फोर्स हमें इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाइलेक्ट्रिक का इस तरफ हो रहा है और फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं, देन वी विल हैव टू डू नेगेटिव वर्क, we will have to do negative work in inserting the dielectric slowly. तो भी फिर यहाँ पे भी, तो जिस किसी ने भी डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे इंसर्ट किया होगा तो उसने नेगेटिव वर्क किया होगा डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने में, तो फिर जो बाकी हाफ एनर्जी है फिर वो वहां चली जाएगी, यानी कोई जो एक्सटर्नल एजेंट है जो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहा होगा तो ही विल डू नेगेटिव वर्क, और वो नेगेटिव वर्क करेगा तो फिर मतलब अगर वो नेगेटिव वर्क करेगा तो फिर जो बाकी एनर्जी है वो उसके अंदर चली जाएगी, क्योंकि अगर मान लो वो पॉजिटिव वर्क करता तो फिर वो एनर्जी देता कैपेसिटर को, लेकिन अगर वो नेगेटिव वर्क कर रहा है तो एनर्जी फिर वो लेगा कैपेसिटर से। ठीक है, जैसे अगर हम किसी चीज के ऊपर अगर पॉजिटिव वर्क करें, देन वी विल गिव आवर एनर्जी टू दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है भी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क करें तो क्या होगा, हम अपनी एनर्जी उसको देंगे, लेकिन अगर सपोज हम उस पर नेगेटिव वर्क करें तो फिर उससे हम एनर्जी लेंगे उससे। अगर हम किसी पे नेगेटिव वर्क करें तो फिर वो हमारे ऊपर पॉजिटिव वर्क करेगा, यानी फिर वो हमें एनर्जी देगा। ठीक है, तो ऐसे अगर यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंट है अगर वो नेगेटिव वर्क करेगा डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने में, देन ही विल
एक्वायर द एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। तो फिर जो बाकी हाफ एनर्जी है वो उस एक्सटर्नल एजेंट में चली जाएगी जिसने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया होगा, ठीक है। सो द रिमेनिंग हाफ goes to the external agent inserting the dielectric. Because he has to do negative work in inserting the dielectric against electrostatic force of attraction. Against electrostatic force of attraction, ठीक है जी। मतलब अगर वो पॉजिटिव वर्क करता तो एनर्जी वो सप्लाई करता, लेकिन अगर वो नेगेटिव वर्क कर रहे हैं तो फिर वो एनर्जी गेन करेगा उससे, सिस्टम से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 40 देखो भी, सब्जेक्टिव असाइनमेंट का। The capacitor has 100 microcoulomb charge. Keeping the battery connected if the gap between the plates is filled with some dielectric material. An additional charge of 300 microcoulomb flows through the dielectric. तो फिर हमें डेल्टा क्यू दिया होगा 300 microcoulomb. तो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, तो के की वैल्यू बतानी है अभी। तो डेल्टा क्यू का फार्मूला अभी हमने किया था के माइनस 1 इंटू क्यू। ये फार्मूला किया था अभी डेल्टा क्यू का, के माइनस 1 इंटू क्यू। सो अप्लाई दिस फार्मूला, वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है भी। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद भी सेकंड केस है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करें बैटरी को हटा के, तो केस 2 व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो अभी ये हमने बैटरी लगा के कैपेसिटर को चार्ज किया, तो इसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इस पे चार्ज आएगा सी इंटू वी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वी अपॉन डी, और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। अब सपोज हमने बैटरी को कर दिया डिस्कनेक्ट, तो बैटरी को हमने कर दिया डिस्कनेक्ट एंड वी इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो फिर अब इन क्वांटिटीज पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो जो कैपेसिटेंस है वो तो बढ़ी जाएगी, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बैटरी और चार्ज,
पोटेंशियल और चार्ज, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी के इंटू सी। अब क्योंकि सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो गया है तो चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, तो चार्ज ऑन प्लेट्स विल रिमेन सेम। अब चार्ज यहाँ पे सेम रहेगा, प्लस क्यू, और यहाँ पे माइनस क्यू। तो एज ए सर्किट इज ब्रोकन, charge cannot flow, so charge on plates remain same. तो अब यहाँ पे चार्ज प्लेट्स पे सेम रहेगा, यानी फाइनल चार्ज क्यू प्राइम विल बी सेम एज इनिशियल चार्ज क्यू। तो चार्ज अगर सेम रहा, कैपेसिटेंस बढ़ गई, फिर जैसे V होता है भी क्यू बाई सी, ठीक है, V होता है क्यू बाई सी, तो फिर जो न्यू पोटेंशियल आएगा वो आएगा क्यू अपॉन सी प्राइम, यानी क्यू अपॉन के सी, और क्यू अपॉन सी यहाँ पे V के बराबर होगा, तो फिर आ जाएगा V अपॉन के। तो फिर जो पोटेंशियल है अभी वो 1 अपॉन के टाइम हो जाएगा, ठीक है, तो पोटेंशियल बिकम्स 1 अपॉन के टाइम, और पोटेंशियल अगर 1 अपॉन के टाइम हो गया, डिस्टेंस तो सेम ही है प्लेट्स के बीच, पोटेंशियल 1 अपॉन के टाइम हो गया, फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी 1 अपॉन के टाइम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो बिकम्स 1 अपॉन के टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V अपॉन डी, डी सेम है, V 1 अपॉन के टाइम हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 अपॉन के टाइम्स हो जाएगी, ठीक है भी। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? तो भी पोटेंशियल एनर्जी के लिए अब ये वाला फार्मूला यूज कर लो, क्यू स्क्वायर बाई 2c, बिकॉज क्यू सेम है और सी बढ़ गई, तो फिर यू प्राइम कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c प्राइम, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 2kc, तो आएगा यू अपॉन के। तो पोटेंशियल एनर्जी फिर कम हो जाएगी, सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। तो वेयर हैज दैट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी गॉन? तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ डिक्रीज हो गई है तो वो कहाँ जाएगी? अगेन दैट विल गो इन दी एक्सटर्नल एजेंट इंसर्टिंग दी डाइलेक्ट्रिक, अगेन ही विल हैव टू डू नेगेटिव वर्क, तो फिर जो डिक्रीज है पोटेंशियल एनर्जी में वो उस एक्सटर्नल एजेंट में चली जाएगी जो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। So this decrease in potential energy goes in the external agent inserting the dielectric.
because he will have to do negative work in inserting the dielectric against electrostatic forces of attraction. ठीक है, तो with this we complete the theory of capacitance. अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 39 देखो भी. क्वेश्चन नंबर 39. डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 3. तो रिलेटिव परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही होता है. तो जैसे मान लो ये कोई कैपेसिटर है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज सपोज D. तो 3/4 स्पेस हमने इसका डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, यानी ये डाइलेक्ट्रिक. इसका K है 3. तो 3/4 स्पेस का मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस होगा 3D/4 और ये होगा D/4. तो डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 3 fills up 3/4 of a space between the plates of charged parallel plate capacitor. यानी इस पे कोई चार्ज भी है. Find what percentage of energy is stored in the dielectric. तो देखो, अगर हम इनकी कैपेसिटेंस निकाल लें, मान लो इस पार्ट की कैपेसिटेंस है C1 और इस पार्ट की कैपेसिटेंस है C2. तो C1 कितना आएगा? तो C1 आएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D/4. तो K की वैल्यू पुट कर दो. तो आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A/D. और जो ये वाला पार्ट है इसकी कैपेसिटेंस है मान लो C2. तो C2 कितना आएगा? तो C2 आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डिस्टेंस D/4. तो 4 ऊपर चला जाएगा. तो फ्रॉम हियर वी सी दैट C1 इक्वल टू C2. यानी दोनों कैपेसिटेंसेस सेम है. तो अगर दोनों कैपेसिटेंसेस सेम है, यानी अगर हम दो इक्वल कैपेसिटर्स को किसी बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करें तो भी ऑब्वियस है दोनों में चार्ज भी सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा, तो फिर दोनों में एनर्जी भी सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो फिर इन दोनों में एनर्जी सेम होगी, यानी जो टोटल एनर्जी है दोनों की मिला के उसका 50% C1 में आएगा और 50% C2 में.
सो फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। अब क्वेश्चन नंबर 41, switch S is closed and both the capacitors are charged fully। तो अभी पहले हमने स्विच को क्लोज कर दिया और दोनों कैपेसिटर्स को फुल्ली चार्ज किया बैटरी ई से, तो फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। लेट टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर्स इज U1। तो दोनों पैरेलल में हो गए भी, तो फिर पोटेंशियल दोनों पे ई आ जाएगा। और फिर जो एनर्जी स्टोर होगी दोनों की मिला के U1, तो हाफ सी ई स्क्वायर इस पे होगी और हाफ सी ई स्क्वायर इस पे होगी। तो फिर जो टोटल एनर्जी है दोनों की मिला के वो हो जाएगी सी ई स्क्वायर। ठीक है, नाउ स्विच इज ओपन। अब स्विच को हमने ओपन कर दिया अभी। तो स्विच ओपन करने से क्या होगा? दिस कैपेसिटर remains connected to the battery and this is disconnected from the battery। ठीक है, तो कैपेसिटर नंबर 1 जो है that remains connected to the battery and capacitor 2 is disconnected from battery। So now switch is opened and both the capacitors are filled entirely by dielectric of constant K। और फिर हमने इनमें एक डाइलेक्ट्रिक भर दी दोनों में। The total energy stored in capacitor now is U2। ठीक है जी, तो जैसे हमने पीछे किया था अभी, if battery remains connected तो एनर्जी फिर K टाइम्स हो जाती है कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे। एंड इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड देन वी इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक तो फिर एनर्जी 1/K टाइम हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये इसमें हम लगाएं तो फिर जो कैपेसिटर 1 है दैट रिमेन्स कनेक्टेड टू द बैटरी, तो फिर इसकी एनर्जी K टाइम्स हो जाएगी। तो पहले हाफ सी ई स्क्वायर थी, अब कितनी हो जाएगी? K टाइम्स हाफ सी ई स्क्वायर। और जो 2 है दैट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, तो फिर इसकी एनर्जी पहले का 1/K टाइम हो जाएगी। तो पहले थी हाफ सी स्क्वायर, अब कितनी हो जाएगी? 1/K टाइम्स ऑफ हाफ सी स्क्वायर। ठीक है भी, तो फिर आ जाएगा K प्लस 1/K इंटू हाफ सी स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड U1/U2। तो यहाँ से U1/U2 आ जाएगा, ये वैल्यूज पुट कर दी। तो ये कैंसिल हो गया अभी, तो आएगा 2K/K स्क्वायर प्लस 1। और अब K की वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये आ जाएगा 5/13। ठीक है भी, अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 37। 36 तक हमने पहले कर लिए थे।
अब क्वेश्चन नंबर 37 देखो। अभी क्वेश्चन नंबर 37, the plates of parallel plate capacitor have area 90 centimeter square and are separated by 2.5 mm. So D की value 2.5 mm. The capacitor is charged to 400 volt. So how much electrostatic energy is stored in it? तो इसका फार्मूला हो जाएगा भी हाफ सी वी स्क्वायर, सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये वैल्यूज पुट कर दी हमने, एरिया की, डी की, वी इज 400, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भी। फिर इसका सेकंड पार्ट है भी, how much when it is filled with a dielectric medium of K equal to 3 and then charged। तो यानी पहले हमने डाइलेक्ट्रिक जो मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके बीच पहले हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी और फिर उसको चार्ज किया। तो फिर अब जो एनर्जी आएगी से यू प्राइम, तो फिर वो आ जाएगी हाफ के सी इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि अब कैपेसिटेंस हो जाएगी के सी, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस के सी हो जाएगी और पोटेंशियल उसका वी 400 है, तो फिर आ जाएगा के टाइम्स हाफ सी वी स्क्वायर। के की वैल्यू 3 है और हाफ सी वी स्क्वायर हमने पहले निकाला है ये, तो ये आ जाएगा 7.65 इंटू 10 की पावर -6 जूल। और अब थर्ड पार्ट है भी, इट इज फर्स्ट चार्ज्ड एज एन एयर कैपेसिटर and then battery is disconnected and then filled with dielectric। तो फिर एनर्जी कितनी होगी? तो फिर इसमें भी ये वाला केस बन गया कि हमने पहले कैपेसिटर को चार्ज किया और फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट करके उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी, तो फिर इसकी एनर्जी हो जाएगी 1/k टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ भी हमने ऐसे ही करा है कि पहले हमने उसको चार्ज किया एज एन एयर कैपेसिटर, फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक फिल करी है, तो फिर अब जो एनर्जी होगी इस केस में तो वो हो जाएगी U/K। जो फर्स्ट वाली U थी उसका 1/K। तो फिर ये आ जाएगा भी 0.85 इंटू 10 की पावर -6 जूल। ठीक है, इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 38। Two identical capacitors, each of capacitance C, are connected in series with a battery of EMF V. Now keeping the battery connected, the gap between the plates of right capacitor is filled with a dielectric constant K। तो हमने जो ये वाला कैपेसिटर है राइट वाला, इसमें डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया, तो फाइंड चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू दी बैटरी। तो इसके तो डाइलेक्ट्रिक भरने से भी बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करेगा तो वो हमने इसमें बताना है अभी। ठीक है, तो देखो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले इनकी जो सी इक्विवेलेंट होगी वो होगी C/2, दोनों सीरीज में है, तो फिर कितना कितना चार्ज आएगा इन पे, सपोज Q, तो चार्ज दोनों में सेम जाएगा, तो Q की वैल्यू होगी C इक्विवेलेंट इंटू B।
यानी C/2 इंटू V। ठीक है। तो फिर शुरू में ये चार्ज होगा इन पे, Q इनिशियल मान लेते हैं इसको, और फाइनल चार्ज जो होगा तो उसके लिए फर्स्ट फाइंड फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये आएगी C, ये दोनों सीरीज में है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये आएगी KC अपॉन K+1, और फिर जो फाइनल चार्ज आएगा दैट विल बी C इक्विवेलेंट इनटू V। इसको C प्राइम मान लेते हैं, तो आएगा KCV अपॉन K+1, और फिर जो चार्ज फ्लो करेगा, एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करेगा, तो फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर्स QF। तो फिर जो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करेगा बैटरी से यहाँ से डेल्टा Q, तो डेल्टा Q की वैल्यू हो जाएगी भी Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। तो वैल्यू पुट कर दो भी, Q फाइनल KCV अपॉन K+1, Q इनिशियल C/2B। तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा CV इंटू K-1 अपॉन 2 K+1। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर इसका सेकंड पार्ट है रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईच कैपेसिटर। तो भी अगर हम इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, चलो मान लेते हैं कि जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इनके बीच का स्पेस है D, और फर्स्ट केस में क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस इक्वल हैं, तो फिर जो पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल V है वो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो पोटेंशियल इसके ऊपर V/2 आएगा, और पोटेंशियल इसके ऊपर भी V/2 आएगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/D। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा V/2/D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम आएगा भी, ठीक है, क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल V/2 है, और सेपरेशन प्लेट्स के बीच में D है। तो फिर यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे जैसे मान लो अगर हम ये बनाएंगे कैपेसिटर, तो इसका पोटेंशियल V/2 और इसका पोटेंशियल भी V/2, और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स D, और यहाँ पे भी D। तो फिर यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, और यहाँ पे भी सेम ही होगा। तो कितना हो जाएगा V/2/D, यानी जैसे फार्मूला होता है V/D, तो V की जगह V/2 आ जाएगा। तो फिर आएगा सेम इन बोथ। इसको मान लेते हैं इनिशियल। अब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी राइट वाले कैपेसिटर में। अब पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं होगा भी, क्योंकि कैपेसिटेंस अब दोनों की डिफरेंट है, तो पोटेंशियल भी दोनों का डिफरेंट होगा। अब इसकी कैपेसिटेंस C है, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी,
तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो कैसी हो जाएगी। अब मान लो यहाँ पोटेंशियल V1 है और यहाँ पोटेंशियल V2 है, तो फिर इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E फाइनल इन द लेफ्ट कैपेसिटर, तो वो आ जाएगा V1/D एंड E फाइनल इन द राइट कैपेसिटर, यहाँ पे जो आएगा भी E फाइनल, तो वो आ जाएगा V2/D। तो अब आप V1 और V2 की वैल्यू निकाल के इन टर्म्स ऑफ V यहाँ पुट कर दोगे और फिर ये रेशो निकाल सकते हो। तो V1 की वैल्यू जैसे हमने किया था पहले भी कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है C1 C2, तो V1 होता है C2 V, ये C2 हो गया भी, पहले इसको C1 मान लो और इसको C2 मान लो, तो V1 होता है C2V/C1 + C2, और V2 होता है C1V/C1 + C2। अब ये V1 और V2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, उससे ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे और फिर हमने रेशियो निकालना है इनिशियल अपॉन फाइनल फॉर लेफ्ट कैपेसिटर, इनिशियल अपॉन फाइनल फॉर राइट कैपेसिटर। तो फिर ये सॉल्व करके आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है भी, तो ये आप कर लेना इसको। So with this we complete our subjective assignment. अब इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव से एक दो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 of objective assignment. A parallel plate capacitor with no dielectric has a capacitance of 0.5 microfarad. यानी अगर ये बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक ना हो तो फिर इसकी कैपेसिटेंस है 0.5, तो फिर कैपेसिटेंस हो जाएगी ε0 A/D। अगर मान लो हर एक प्लेट का एरिया A है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स T है, एंड इफ देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक इन द प्लेट्स, तो फिर कैपेसिटेंस होगी ε0A/D और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.5 माइक्रोफैरेड। The space between the plates is filled with equal amounts of two dielectric materials of dielectric constants 2 and 3। तो हमने फिर जो स्पेस है भी प्लेट्स के बीच में वो इस तरह से भर दिया, हाफ स्पेस भर दिया k = 2 से और बाकी हाफ k = 3 से। तो फिर ये डिस्टेंस D/2 और ये भी D/2। तो फिर इसकी कैपेसिटेंस अब क्या होगी। अब अगर मान लें कि देखो इसके दो पार्ट हो गए कैपेसिटेंस के, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट की कैपेसिटेंस मान लो C1 है और लोअर पार्ट की C2, और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। मान लो हमने अगर पॉइंट M और N के बीच निकालनी है कैपेसिटेंस, तो फिर M और N के बीच ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, लाइक दिस। तो पहले C1 आएगा ऐसे और फिर C2 आएगा ऐसे।
तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो C1 आएगा भी, इसको हम K1 मान ले, इसको K2 मान ले, तो C1 आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अब डिस्टेंस है इसका D/2, तो K1 की वैल्यू 2 है और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 टाइम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू है 0.5, तो ये 4 इंटू 0.5 तो हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। और ऐसे ही C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, K2 की वैल्यू 3 है तो फिर ये 6 हो जाएगा, और 6 इंटू इसकी वैल्यू 0.5 है तो 3 आ जाएगा। और फिर जो ओवरऑल कैपेसिटेंस होगी ये हो जाएगी, ये दोनों सीरीज में हो गई, तो फिर हो जाएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये 1.2 आ जाएगा, 1.2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो इसका ए आंसर आ जाएगा। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 58। Solve the above question if dielectric materials were filled as shown। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक्स को इस तरह से भरा होता है, अभी यहाँ पे हमने डी को हाफ हाफ किया है और एरिया दोनों का सेम है। अब यहाँ पे हमने डी को सेम रखा और एरिया हाफ हाफ कर दिया, तो फिर अब यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगी एम और एन के बीच। अब देखो, अगर अगेन इस पार्ट की कैपेसिटेंस हम C1 मान लें, इस पार्ट की C2, तो अब यहाँ पे C1 C2 होंगे पैरेलल में, क्योंकि C1 भी एम और एन के बीच है और C2 भी एम और एन के बीच है, तो यहाँ पे दोनों होंगे पैरेलल में, लाइक दिस। तो C1 की वैल्यू हो जाएगी K1 एप्सिलॉन नॉट A/2, अब एरिया A/2 हो जाएगा, अपॉन डी। अब K1 की वैल्यू 2 के बराबर है तो 2 से 2 कट जाएगा और ये 0.5 भी आ जाएगा, और C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन डी, तो K2 की वैल्यू 3 है तो फिर आएगा 3/2 इंटू 0.5, और फिर दोनों पैरेलल में, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस आ जाएगी C1 प्लस C2। आएगा 1.25 माइक्रो फैरेड, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखो भी,
Parallel plate capacitor of plate area A, plate separation D, and capacitance C is filled with three different dielectric materials having dielectric constants K1, K2, and K3. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance, then its dielectric constant K is given by what? तो अभी हमारे पास कोई कैपेसिटर है, हमने उसको तीन पार्ट्स में इस तरह से फिल किया हुआ है, बट ये पूछ रहा है कि अगर हम इन तीनों को हटा के अगर एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक डालें इसमें, एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक इसमें डालें अगर, तो फिर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए कि कैपेसिटेंस दोनों केस में सेम आए, यानी जो कैपेसिटेंस इसकी है वही कैपेसिटेंस इसकी हो, तो फिर के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर जो ये वाला पार्ट है भी, इसकी तो कैपेसिटेंस हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और अब इसकी निकाल लेते हैं इस पार्ट की, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब इस पार्ट की कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के देखो दो तरीके हैं। अगर हम डिवीजन इस तरह से करें कि मान लो इसको C1 मान लें, इसको C2 मान लें, और इस पूरे को C3 मान लें, तो फिर ये आ जाएगा C1 C2 पैरेलल में और उसके साथ C3 सीरीज में। ठीक है, तो मान लो अगर ये पॉइंट M है, ये N है, तो C1 C2 पैरेलल में और फिर C3 सीरीज में। ठीक है, यहाँ पे C1 की वैल्यू होगी K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2, तो 2 कट जाएगा, तो फिर ये K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ही हो जाएगा, और ऐसे ही C2 भी, उसमें भी A/2 और D/2 में 2 कट जाएगा, तो ये आएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और C3 की वैल्यू होगी K3 एप्सिलॉन नॉट, इसमें एरिया पूरा ही आएगा E, लेकिन डिस्टेंस D/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये C3 आएगा भी, और अब C1 C2 पैरेलल में, उनके साथ C3 सीरीज में, तो फिर इसका जो C इक्विवेलेंट आएगा, तो C1 C2 पैरेलल में तो इनका हो जाएगा C1 प्लस C2, और फिर वो C3 के साथ सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, और फिर ये वैल्यू पुट कर दोगे C1 C2 C3 की यहाँ पे, और फिर इसको इसके इक्वल कर दोगे, तो वहां से आपकी K की कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फाइंड K फ्रॉम देयर। लेकिन इसको करने का एक तरीका और है, तो वो तरीका क्या है, अगर हम
यहाँ पे K3 के भी दो पार्ट कर दें ऐसे। अगर हम K3 के भी दो पार्ट कर दें ऐसे, और फिर अब इसको C3 मान लें और इसको भी C3 मान लें, तो फिर अब C3 की वैल्यू हो जाएगी, अब ये 2 नहीं आएगा, क्योंकि अब C3 में जो एरिया है वो A/2 हो गया दोनों में, तो एरिया A/2 डिस्टेंस D/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो C3 इतना आ जाएगा। और इसमें अब तो C3 की ये वैल्यू आ जाएगी। और अब इसमें अब कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, अब ये C1 C3 सीरीज में और ये C2 C3 सीरीज में, और फिर आपस में ये पैरेलल में। तो अब डायग्राम ये बनेगा, इस तरह से बनेगा। इधर से ये C1 और C3 सीरीज में, और इधर से C2 और C3 सीरीज में, और फिर आपस में ये पैरेलल। ठीक है, तो फिर यहाँ से C की वैल्यू आएगी, तो पहले C1 C3 सीरीज में, तो इनका आ जाएगा C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3। इधर ये C2 C3 सीरीज में, तो इनका आएगा C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, और फिर ये पैरेलल में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो फिर ये आ जाएगी ओवरऑल कैपेसिटेंस। और फिर ये C की वैल्यू पुट कर दो, ये C की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और ये C1 C2 C3 की ये वाली वैल्यूज ये यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से आपका आंसर के आ जाएगा, तो यहाँ से भी एक आंसर आएगा कि। ठीक है, बट दोनों से आंसर डिफरेंट आएंगे भी। तो अगर फर्स्ट मेथड से करें तो भी कुछ के की वैल्यू आएगी, सेकंड मेथड से करें तो भी कुछ के की वैल्यू आएगी, बट दोनों में के डिफरेंट आएगा। तो फिर डिफरेंट क्यों आ रहा है अभी, तो दोनों में सही कौन सा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नीचे वाले से सही आएगा, और इसका करेक्ट आंसर सी होगा, और वो यहाँ से ठीक आएगा, और ये वाला मेथड गलत होगा। तो हमने जो पहले मेथड से किया था कि इसको C1 इसको C2 और इस पूरे को C3 मान लें, तो दैट मेथड इज रॉन्ग। तो पहले हमें C3 को ऐसे डिवाइड करना चाहिए, यानी बाई एरिया, और उसके बाद फिर हमें ऐसे करना चाहिए, तो ये मेथड ठीक होगा। उसका रीजन ये है कि अगर हम पहले वाले मेथड से करते हैं, सपोज अगर हम पहले वाले मेथड से करते हैं कि इसको C1 इसको C2 और इसको C3 मान के, तो फिर एक तरह से हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कोई मेटालिक प्लेट रखी हो, अगर एक मेटालिक प्लेट यहाँ पे रख दें हम, और फिर इस तरह से भरे हो K1 K2 K3, तो फिर पहले वाला मेथड सही होगा, क्योंकि एक मेटालिक प्लेट ऐसे रखने से ये होगा कि फिर पोटेंशियल यहाँ का और यहाँ का सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ का और यहाँ का सेम है।
लेकिन अगर कोई मेटालिक प्लेट यहाँ पे नहीं रखी हुई है, ये सिंपल डाइलेक्ट्रिक्स हैं केवल अगर, तो फिर अब ये नहीं कह सकते कि अब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। तो जब ऊपर वाली प्लेट से यहाँ तक आएंगे तो पोटेंशियल में चेंज डिफरेंट होगा। जब ऊपर वाली प्लेट में यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो पोटेंशियल में चेंज डिफरेंट होगा। तो फिर अब ये नहीं कह सकते कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल .1 और .2 इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, ये नहीं कह सकते। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है 1 और 2 का, तो फिर पहले वाला मेथड सही है, अदरवाइज फिर सेकंड वाला मेथड सही होगा। ठीक है भी, तो फिर इसे आप कर लेना भी एंड फाइंड द आंसर की। तो भी इस क्लास में अब इतना ही करते हैं, और अब इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं बाकी बचे हुए हैं वो आप ट्राई कर लेना, और फिर इसके डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।